दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं, व्यस्त हैं। और आज शनिवार की शाम 8 बज रहे हैं और हम लेकर आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ, जहां पर प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ करके बातचीत करते हैं किसी एक चयनित किताब पर, एक से दो चयनित किताबों पर। और आज भी एक किताब के साथ सर हमारे साथ उपस्थित है। सर, आपका आपके अपने इस कार्यक्रम में विशेष स्वागत है। धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत सर। और सर, काफी व्यस्तता के बीच में इस कार्यक्रम के लिए समय निकाल पा रहे हैं और निकालते रहते हैं। और बहुत अच्छी चीज ये है कि ऐसी किताबें जो आप तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा साहित्य जो हर किसी साहित्य प्रेमी को पढ़ना चाहिए, वो सर के माध्यम से द न्यू भारत की जानिब आपके लिए उपलब्ध हो रहा है। मैं हमारे साथ जुड़े ऑनलाइन दर्शक उन सभी का स्वागत कर रहा हूं जो हमें अभी देखेंगे और जो बाद में देखेंगे। आज की जो किताब सर ने चयन किया है, जब उसकी जानकारी सर ने तस्वीर के माध्यम से मेरे पास भेजी, तो उसकी उसका जो शीर्षक है वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। और न सिर्फ आकर्षित करेगा, कुछ ऐसे शब्द जो आपको इस किताब की तरफ खींच कर लेकर चले जाएंगे कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है। ठीक उसी तरह से जैसा कि आज सर आपके साथ बात करने वाले हैं। आज की किताब सर ने जो चयन किया है उसका नाम है, यतीश जी की किताब है, और किताब का शीर्षक है अंतस की खुरचन। अब खुरचन, और वो भी अंतस की। आमतौर पर हम और आप जिस सामाजिक जीवन में आजकल जी रहे हैं, बहुत सारी हमारी जो संवेदनात्मक भावनाएं हैं, अन्य चीजें हैं, हम कहीं ना कहीं विलुप्त होते, दूर होते चले जा रहे हैं। और इसी किताब की एक पंक्ति सर मेरे हाथ लग गई कि चौराहे पर लोगों का शोर नहीं, जिरह हुआ करती थी। हम थे और गप्पियां थी, अब गाड़ियों की चीखें हैं और अंदर का कोलाहल है। गांव शहर की ओर दौड़ रहा, चाय की गुमटियां और चौराहे हो रहे हैं गुम। जिन चौराहों की बात हो रही है, जिन गप्पियों की बात हो रही है, जिस अंदर के कोलाहल को झकझोर देने की बात हो रही है, जिस गांव से शहर में तब्दीलीकरण की बात हो रही है, जिस चाय के गुमटियों के साथ चौराहों के गुम होने की बात हो रही है, शायद वो अंतस की खुरचन आज के हमारे कवि यतीश कुमार जी के माध्यम से हम और आप देख समझ पाएंगे। आज की किताब के जो कवि हैं, ये एक कविता संग्रह है। और यतीश कुमार की जो ये कविता संग्रह है, उनका जो परिचय है, आप मूलतः बिहार मुंगेर जिले से आते हैं। साहित्य जगत में आपकी विशेष रचनात्मक उपस्थिति पिछले कुछ वर्षों से विशेष रूप से रही है। चर्चित उपन्यास, कहानी और वृत्तांतों पर आपकी काव्यात्मक समीक्षाओं ने पाठकों का ध्यान खासतौर पर आकर्षित किया है। आपकी कविताएं संस्मरण, नया ज्ञानोदय, हंस, आहा जिंदगी, सन्मार्ग, प्रभात खबर और वागार्थ जैसे अधिकतर प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित हो चुके हैं या होते रहते हैं। समालोचन, जानकी पुल, पहली बार, कविता कोश आदि चर्चित साहित्यिक ब्लॉगों पर आपकी रचनाएं सम्मान के साथ प्रकाशित की गई हैं। साहित्य सृजन के साथ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के अलावा सामाजिक संस्थाओं से भी आप सक्रिय रूप से जुड़े हैं। और इन दिनों कोलकाता की साहित्यिक संस्था नीलांबर के आप अध्यक्ष भी हैं। अंतस की खुरचन आपका पहला कविता संग्रह है। और कार्यक्रम से पूर्व सर से जब चर्चा हो रही थी, तो अभी आपकी हाल ही एक और किताब आई है जो आलोचनात्मक है, लेकिन आपकी ये पहली कविता संग्रह है। तो आइए, बिना किसी देरी के, बिना किसी अन्य भूमिका के, सीधे जोड़ते हैं आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी को। क्योंकि अंतस की खुरचन में ऐसा बहुत कुछ है जो आप जितेंद्र सर की जुबानी सुन करके उसे खुरचने पर, उसे कहीं ना कहीं से महसूस कर पाएंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि जी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तावना रखी है किताब की। और आ, बातचीत शुरू करने के लिए ये प्रस्तावना जरूरी थी। यतीश जी भी दिखाई दे रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सुन रहे हैं जी। इस कार्यक्रम को। ये अच्छी बात है।
आपने बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत की है। यतीश कुमार को पिछले कुछ वर्षों से एक कवि के रूप में मैं जानता हूँ, हालाँकि मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं है। वैसे बहुत सारे कवियों से नहीं होती इस जीवन में ये, लेकिन कविताओं से मुलाकात हो ये सबसे ज़रूरी होती है। ज़रूरी है। तो यतीश की यह किताब मेरे पास लगभग कह सकते हैं 1 वर्ष पहले आ गई थी और हम्म। मिलते ही मैंने इस पुस्तक को पढ़ा था, इसकी कविताओं हम्म। से गुज़रा था और मुझे कविताएँ सचमुच अच्छी लगी थी। फिर मैंने इसे रख दिया, जैसा कि आपके कार्यक्रम में चर्चा करता रहता हूँ, कई बार विलम्ब भी होता है, किताबें चुनता रहता हूँ। फिर मैंने इसे दूसरी, तीसरी बार पढ़ा और आज मुझे लगा कि इस किताब पर मुझे चर्चा करनी चाहिए। अ, हालाँकि इस बीच में यतीश जी की यह किताब पर्याप्त चर्चित हुई है, लोगों तक पहुँची है, लोगों ने अपने-अपने ढंग से इस पर बात भी की है, समीक्षाएँ भी छपी हैं। आज मैं जो सोचता हूँ इस कविता संग्रह के बारे में, इन कविताओं के बारे में थोड़ी बहुत उसकी चर्चा करूँगा। सच ठीक कहा है आपने, संग्रह का नाम बहुत अच्छा है। और देखिए क्या है ना कि सामान्यतः अगर देखिएगा तो कविता का काम ही यही है कि वो अंतस की खुरचन करे। कोई भी बिल्कुल। साहित्य अगर वो अंतस तक नहीं पहुँचता है, कोई भी साहित्य यदि वो हमारे मतलब कह सकते हैं कि आत्मा की त्वचा को स्पर्श नहीं करता है, हम्म। उसके आत्मा कह सकते हैं जो हमारी पूरी भीतरी बनावट है, हुँ, उसको स्पर्श नहीं करता, उसको छू नहीं पाता, तो फिर वो साहित्य नहीं होता, कुछ-कुछ और हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये संग्रह का नाम अ, सिर्फ़ काव्यात्मक नहीं है, अर्थपूर्ण है और बिल्कुल। विवेकपूर्ण है। हुँ, कई बार संग्रहों के नाम काव्यात्मक तो होते हैं, लेकिन बहुत अर्थपूर्ण नहीं होते, विवेकपूर्ण नहीं होते। यह नाम अर्थपूर्ण और विवेकपूर्ण भी है और बहुत छोटा नाम है। मुझे कविता संग्रहों के छोटे नाम अच्छे लगते हैं। अ, स्वयं मैं अपने संग्रहों के नाम भी छोटे ही रखता रहा हूँ। जहाँ भी रहे मुझे लगता है कि इससे पता चलता है कि कवि जो है वो कितना सघन भावबोध वाला है। यह जो संग्रह है यतीश जी का, यह इस अर्थ में एक बड़ा संग्रह है कि 190 पृष्ठों का संग्रह है। सामान्यतः हिंदी में 100 सवा 100 पृष्ठों के संग्रह आते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में 150 पृष्ठों के आसपास के संग्रह आने लगे। उस दृष्टि से देखें तो यह एक बड़ा संग्रह है। कवि का पहला संग्रह है। इसलिए भी ये थोड़ा ताज्जुब पैदा करता है कि एक साथ इतनी कविताएँ लेकर कोई कवि आए। 2 खंडों में विभाजित किया है अपने इस संग्रह को यतीश जी ने और देशराग और आस-पास और दूसरा खंड है साझा धागा। मुझे बहुत अच्छे लगे ये दोनों खंडों के नाम भी बहुत अच्छे लगे। मुझे लगा कि इससे कवि जो कहना चाहता है, कवि अपनी कविताओं में जो सोचता और कहता है, कहीं न कहीं इन दोनों खंडों के माध्यम से उसने कहा है। साझा धागा जो दूसरा खंड है, उसमें हम्म। परिवार की कविताएँ हैं, पिता हैं, बेटियाँ हैं, प्रेम है, पत्नी है और भी कुछ प्रसंग हैं। अ, कुछ और प्रसंग हैं, कौटुंबिक भी और सामाजिक भी। जो पहला खंड है देश राग और आस-पास, इसमें दुनिया जहान की जो चिंताएँ कवियों के पास होती ही हैं, वो कविताएँ यतीश की अपनी भाषा में, यतीश के अपने काव्य शिल्प में अभिव्यक्त हुई हैं, निकल कर के आई हैं। जो पहली कविता है मैं वहीं से बात शुरू करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। किन्नर समाज पर पहली कविता है इनकी। उसके भी पहले एक बात और कहूँ कि जैसे जी। जैसे इन्होंने जो अपनी भूमिका लिखी है अपनी ओर से इस किताब की, उसमें अपने बचपन की नदी को याद किया है, किऊल नदी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी नदी के किनारे के गाँव से आता हूँ। मेरी गुर्रा नदी और मुझे अच्छा लगता है कि यदि कोई कवि स्मृतियों के सहारे अपने वर्तमान को समझता और समझाता है, तो मुझे ठीक लगता है।
क्योंकि स्मृतिहीन अगर कोई है तो वो कवि कैसे हो सकता है? वह तो अपने समय का विवरण लिख सकता है, लेकिन जब तक उसके हम्म। पास स्मृति नहीं है, कोई अतीत नहीं है, वो वर्तमान का मूल्यांकन कैसे करेगा? नहीं कर वो सकता। भविष्य की वो भविष्य की कोई रूपरेखा कैसे तैयार करेगा? मुझे यतीश की यह संपन्नता अ, आकर्षित करती है, उसने आकर्षित किया कि स्मृति की संपन्नता है और विवेकपूर्ण, मैं बार-बार इस शब्द का, विवेकपूर्ण स्मृति है। विवेकपूर्ण स्मृति है। मतलब सिर्फ नॉस्टैल्जिक नहीं है कि हाय वो क्या था और हाय क्या हो गया, ऐसा नहीं है। जो था वो कैसे गुम हो रहा है, और उस गुम होने में हमारी जो मनुष्यता है, हमारा जो मानवीय भाव है, वो कहाँ गुम हो रहा है? जैसे चौराहे की जो कविता आप उद्धृत कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिकता, हमारी सामासिकता को रेखांकित करने वाली कविता है। कैसे हम स्वकेंद्रित होते जा रहे हैं, कैसे हमारी दुनिया गैजेट्स में चलती चली जा रही है, कैसे हम बहुत सिमटते चले जा रहे हैं। कहीं अब चौराहे नहीं है, कहीं वो पब्लिक स्फीयर, चौराहे तो पब्लिक स्फीयर हुआ करते थे जहां पर हम्म। लोग बैठते थे और बात किया करते थे। तो यतीश अपनी कविता के माध्यम से इस बड़े प्रश्न को उठाते हैं। जो चौराहे वाली कविता आपने उद्धृत की, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वो सिर्फ चौराहों का अतीत राग नहीं है, वो हम्म। वो सामान्य जन के लिए जो पब्लिक स्फीयर है उसके गुम होने की चिंता है। एक कवि इसी तरह सोचता है। आम आदमी जहां बहस कर सकता था, संवाद कर सकता था, रास्ते निकाल सकता था, अपने राजनीतिक विवेक को रख सकता था, उसका मूल्यांकन कर सकता था, वो सब चीजें गुम होती चली जा रही हैं। जहां तमाम तरह के विवादों का निपटारा भी हो सकता था, जहां तमाम तरह के विवाद पैदा भी हो जाते थे। तो ये कवि इसी तरह देखता है। जो पहली कविता जिसका मैं संदर्भ ले रहा था, किन्नर, थर्ड जेंडर को लेकर कविता है। और ये भी एक विवेकपूर्ण निर्णय है कि इस संग्रह का आरंभ जो है उन्होंने अ, इस पृथ्वी पर, मुझे लगता है कि मनुष्य के रूप में जो लोग भी पैदा हुए हैं, उनमें किन्नर समुदाय से अधिक वंचित कोई नहीं। जातियों में भी जो वंचना है वो त्रासद है, लेकिन मनुष्य की काया पाकर भी मनुष्य जैसा हम्म। सम्मान न पाना, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? किन्नर, जिनके पास विवेक, जिनके पास मस्तिष्क है, दिमाग है, देह है, सब कुछ है, सिर्फ वो एक सामान्य मैथुन क्रिया नहीं कर सकते, लेकिन उनको हमारा समाज जो है उनको निकाल देता है, बाहर कर देता है। इस पूरी त्रासदी को बड़े सलीके से यतीश ने अपनी इस कविता में रखा है। सृष्टि के सबसे वंचित समुदाय से इस कविता संग्रह का आरंभ हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि इसके लिए कवि को बधाई दी जानी चाहिए। सामान्यतः लोग जब विमर्श आ जाते हैं तमाम तरह के, तो उन पर कविताएं लिख लेते हैं। ये कविता ऐसा नहीं लगा कि विमर्श के आने से लिखी गई कविता है। कहीं न कहीं आत्मीयता का कोई कह सकते हैं स्रोत या सोता इसमें बह रहा है, दिखाई दे रहा है। इसी तरह से कुछ-कुछ पंक्तियाँ, जैसे एक चीज़ और यतीश के वहाँ है कि जैसे मैं कहूँ कि उनकी कविता है झुंड। उसमें कहते हैं, सड़क हो या घर, दरअसल वातावरण ढालता है कुत्तों में भी व्यवहार। अब इस तरह की पंक्तियाँ आपको यतीश के कविता संसार में बहुत सारी मिलेंगी। विडंबना को लेकर उनकी 3 कविताएँ हैं। विडंबना पर अगर मैं नहीं भूलता, हाँ, 3 कविताएँ हैं विडंबना को लेकर, या 4 हैं, 3 ही हैं। और उसमें जैसे बिल्कुल सीधे दिखते हैं राजपथ, उस पर चलने वालों की चाल टेढ़ी, वहां तक पहुंचने वाली पगडंडियां पथरीली और रपटीली। ये अ, तमाम चीजें, मेरे ओसारे की धूप का कातिल, गौर करिए, मेरे ओसारे की धूप का कातिल मेरी अपनी छाया है, जिसके साये में निश्चय और अनिश्चय दोनों ही दुबक रहे हैं। कहने का शऊर भी देखिए कि कवि कैसे अपनी बात को सामने रखता है। यहीं पर मैं आगे बढ़ूं तो ये कहता चलूं कि रूमान
यतीश की कविताओं में है, लेकिन यह जरूरी रूमान है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो रूमान को कविता का दुश्मन मानते हैं। मैं उसे कविता का जरूरी अस्त्र मानता हूं। जिसमें रूमान नहीं होगा वो कवि क्या होगा? रूमान जिसमें होता है वही दुनिया बदलने का स्वप्न देखता है, वही असुंदर को सुंदर बनाने का स्वप्न देखता है, वही दुनिया जैसी है उससे बेहतर हो इसकी कोशिश करता है। बिना रूमान के कोई क्रांति संभव नहीं होती, बिना रूमान के कोई बदलाव संभव नहीं होता है। यतीश में जरूरी रूमान है जो उनकी कविताओं को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, प्राणवान बनाता है। हाँ, तो यह रुमान उनके वहां जीव द्रव्य की तरह आता है, किसी आभूषण की तरह नहीं, किसी आवरण की तरह नहीं, वो प्रोटोप्लाज्म की तरह आता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, देखना चाहिए। आज वसंत है। फूलों पर छोटी छोटी बड़ी अर्थपूर्ण कविताएं लिखी हैं इन्होंने। फूलों को लेकर जो एक सामान्य विवेक है, उससे भिन्न किस्म की कविताएं यतीश ने संभव की हैं। और जब इन कविताओं से कोई गुजरता है तो वो अचरज में पड़ता है कि वह भी रोज फूलों को देखता था, रोज फूलों को देखता है, समझता है, लेकिन क्यों उसके भीतर ये शऊर नहीं आया कि वह वो देख ले फूलों को इस तरह। बड़ी छोटी छोटी सी कविताएं हैं, चार पांच इस ढंग से निकल करके आई हैं। मैं कविताओं का अगर उदाहरण देने लगूंगा तो समय हम लोगों का चला जाएगा। कुछ जरूरी बातें, हाँ, कुछ जरूरी जरूरी बातें करनी है इस संग्रह के बारे में। कुछ थियोरेटिकल या जरूरी बातें इस तरह से की जाएं। यतीश की कविताओं के कुछ गुणों पर बात की जाए तो यतीश अपनी कविताओं में दृश्य बिंब बनाने की कोशिश करते हैं, और ये सामान्य बात नहीं होती है। जो लोग कविता लिखते हैं वो जानते हैं कि बिंब सृजन अपने आप में मुश्किल है, उसमें भी दृश्य बिंब बनाना, बार बार बनाना, हर दूसरी तीसरी कविता में कोई दृश्य बिंब बनाने की कोशिश करना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यतीश सफल भी हो जाते हैं उसमें। उनकी कविताओं को आप पढ़िए तो आपके सामने वो चीज एक तरह से दृश्यमान होने लगती है, दृश्यमान होने लगती है। ये सामान्य बात नहीं होती कविता में। इसके लिए बाशऊर होना पड़ता है, इसके लिए आपको लंबा रियाज करना पड़ता है, अभ्यास। हमारी अपनी परंपरा में भी कहा गया है कि कविता जो है वो किसी सिर्फ प्रतिभा से संभव नहीं हो सकती, वो सिर्फ रियाज से संभव नहीं हो सकती, वो सिर्फ अध्यवसाय से संभव नहीं हो सकती। हमारे वहां ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण मानी गई, प्रतिभा, अध्यवसाय, हाँ, ठीक है ना, और निरंतर अभ्यास। ये तीन चीजें मिलकर अच्छा लगा। ये यतीश की ये कविताएं बताती हैं कि यतीश में प्रतिभा तो है ही, उनका अध्यवसाय भी गहरा है। देश दुनिया समाज को पढ़ना जानते हैं, चारों तरफ जो चीजें घटित हो रही हैं उनको जानते हैं। ज्ञान विज्ञान में उनकी आवाजाही है, कविताएं इसका उदाहरण हैं। और अभ्यास भी है कविता का। वो उन लोगों में से नहीं है जिन्होंने मान लिया कि कुछ भी लिख दूंगा तो कविता हो जाएगी। एक और ये हर अच्छा श्रेष्ठ कवि अगर किसी को बनना है तो उसे इससे गुजरना ही होता है, जाना होता है। एक बड़ी अच्छी कविता है यंत्रणा का विलाप। मैं उस कविता को यहाँ पढ़ तो नहीं पाऊंगा, देखता हूं अगर मैं कुछ पंक्तियां मैंने शायद उसको सामने रखी थी, अगर वो सामने दिख जाए तो मैं 39 पेज पर है। अतृप्ति का सोता लिए दर बदर भटकते लोग। वाह। अतृप्ति का सोता लिए दर बदर भटकते लोग, सुख की तलाश में अपने अपने दुखों को नत्थी कर रहे हैं, खून और पसीना एक साथ बह रहे हैं। क्या बात है। देखिए कितनी बारीक दृष्टि है कवि की, अब कितनी सूक्ष्म दृष्टि है कवि की, कितनी गहराई से वो अपने समय को, अपने समाज को, अपने लोगों को देख रहा है। कवि यही करता है, और जो कवि इस तरह कर लेता है वह कवि लोगों का प्रिय हो जाता है। वह कवि कहीं ना कहीं पाठकों में, सहृदयों में अपनी जगह बना लेता है। और यतीश की कविताएं इसीलिए अपनी जगह बनाने में सफल हो रही हैं। आ, ये कविताएं एक सचेत लेकिन बेचैन प्रेमी की कविताएं हैं।
और जब मैं प्रेमी कह रहा हूं तो इसे सिर्फ स्त्री पुरुष संबंधों के प्रेमी के रूप में न देखें, उसे उस रूप में भी देखें और बृहत्तर रूप में भी देखें। तो यह एक सचेत लेकिन बेचैन प्रेमी की कविताएं हैं। इसीलिए इसमें स्मृति, जिस स्मृति का मैं जिक्र कर रहा था, स्मृति की उज्ज्वलता दिखाई देती है। हम्म, आ, यह एक बहुत मतलब रेखांकित करने वाली बात है कि स्मृति की उज्ज्वलता यतीश की कविताओं में है। एक और बात इसके साथ ही साथ, जो हम कह रहे थे अंतस की खुरचन, हाँ, बहुत कम कवि होते हैं जिन्हें जिंदगी की खुरचन को समझने का शऊर होता है, जिनमें कम लोग होते हैं। लोग आते हैं, ढेर सारी एक घटना घटती है और उस पर 5 पेज के विवरण की कविताएं लिख देते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने कमाल कर दिया। एक बीच का दौर ऐसा आया था जब ठस विवरण से कविताएं भरी पड़ी थी हिंदी की, जिन्होंने हिंदी कविता का बहुत अहित किया, पाठकों को दूर भगाया। मैं बार बार निवेदन करता रहा हूं कि कविता का गद्य निबंध का गद्य नहीं होता, कविता का गद्य आलोचना का गद्य नहीं होता, कविता का गद्य कहानी का भी गद्य नहीं होता, कविता का गद्य कविता का गद्य होता है। आप छंद से मुक्त हुए हैं, आप कविता से मुक्त नहीं हुए हैं। उसमें कवित्व तो होना ही चाहिए, कवित्व का तनाव तो होना ही चाहिए उसमें। यतीश की कविताओं में यह कवित्व का तनाव बना हुआ है, लगातार बना हुआ है, बचा हुआ है। यह मैं रेखांकित करना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं। एक लोगों की उम्र गुजर जाती है, वो समझ ही नहीं पाते कि वो जो कहना चाहते हैं वो कहें कैसे। कविता में संग्रह पर संग्रह आ जाते हैं लोगों के। यदि इस पहले संग्रह में ही इस शऊर को प्राप्त कर सके हैं, इसके लिए उनको बधाई दी जानी चाहिए हिंदी कविता प्रेमियों की ओर से, हम सब की ओर से। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि ये कविताएं दर्शन से अनुभव की ओर नहीं आती हैं, ये कविताएं अनुभव से दर्शन की ओर जाती हैं। कुछ कुछ कविताओं में दार्शनिक पहलू आते हैं, लेकिन वो अनुभव से दर्शन की ओर जाती कविताएं हैं ये। इनमें किसी विचारधारा का अतिरिक्त कोई आग्रह नहीं दिखाई देता है। जबरन किसी विचार या विचारधारा को विन्यस्त करने की कोई कोशिश नहीं करते ये। वही विचार यतीश की कविताओं में जगह पाते हैं जो मनुष्य जीवन के लिए मूल्यवान हैं, जो जो पीछे छूट गए लोगों, जो वंचित लोगों के काम आने वाली चीजें हैं, जो समाज में साहचर्य को विकसित करने के काम आ सकते हैं। ऐसे विचार यतीश की कविताओं में जगह पाते हैं, लेकिन वो आक्रांत नहीं है किसी से। यह एक बहुत जरूरी कवि है। अगर कवि आक्रांत होगा तो वह स्वतंत्र चेता नहीं होगा, और जो स्वतंत्र चेता नहीं होगा वह अपने समय का प्रतिनिधि कवि नहीं हो सकता है। कवि को स्वतंत्र चेता होना चाहिए। यतीश की कविताओं में यह दिखाई देती है चीज। इसलिए भी मुझे यह संग्रह अच्छा लगा और आज मैंने इसे चर्चा के लिए चुना और देखा। जीवन भरा हुआ है, यतीश का बचपन है इसमें, वो भी दिखाई देता है इसमें आपको। यतीश का जो तमाम कर्म क्षेत्र है वह भी इन कविताओं में दिखाई देता है, उनसे जुड़े लोग भी इन कविताओं में दिखाई देते हैं। जीवन भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। लेकिन लेकिन देखिए, जीवन तो बहुतों के वहां भरा होता है, लेकिन कविता वहां बिगड़ जाती है जहां अनावश्यक छलकाव आ जाता है। कवि को संभालना होता है, इसी लबालब भरे कविता के पात्र को संभालना जिसे आता है, उसकी कविता कविता के इतिहास में जगह पाती है। यतीश संभाल लेते हैं अपनी कविता के पात्र को, जहां अनावश्यक छलकाव नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण है यतीश की कविताएं। अगली बात, ये एक रैखिक कविताएं नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने उठाया और सपाट ढंग से कोई चीज पढ़ ली। ये एक रैखिक कविताएं नहीं हैं। इनमें कई कविताएं ऐसी हैं जिन्हें आपको एक से अधिक बार पढ़ने की जरूरत महसूस होगी, तब शायद वो खुलेंगी, आपसे बोलना बतियाना शुरू करेंगी, आपसे संवाद करेंगी, वरना अबोला रह जाएगा पाठक और कविता के बीच में। तो थोड़े धैर्य की मांग करती हैं ये कविताएं। वैसे कविता का अपना स्वभाव ही ये होता है। अच्छी कविता
अपने पाठक से सहृदय से धैर्य की मांग करती है, आहिस्ता आहिस्ता करीब आने की इजाजत देती है। वो चाहती है कि आहिस्ता आहिस्ता आइए, आहिस्ता आहिस्ता शब्द दर शब्द, वाक्य दर वाक्य उसे समझिए और देखिए। ये बहुत अच्छी बात है यतीश के वहाँ। यह संतुलन जो है, यह यतीश के काव्य सौंदर्य को निर्मित करता है, उसे बनाता है। अ, एक कई कई जगहों पर ऐसा होगा कि कोई नया पाठक होगा जिसे लंबे समय से हिंदी कविता को पढ़ने का अभ्यास नहीं होगा, या लगातार वो हिंदी कविता के संपर्क में नहीं होगा। संभव है कि उसे ये भ्रम हो जाए कि यह कवि चमत्कार करना चाहता है, क्योंकि चमकती हुई बहुत सारी पंक्तियां यतीश के वहां इस तरह दिखती हैं कि किसी किसी को ये भ्रम हो सकता है, जैसा जिन लोगों की ओर मैंने इशारा किया। लेकिन ऐसा है नहीं, यह कवि चमत्कार नहीं करना चाहता है। जैसे ही किसी पाठक की गहरी संलग्नता इन कविताओं से बनती है, वो समझ जाता है कि दरअसल इस कवि का स्वभाव इस ढंग का है, इसकी बनावट बुनावट इस ढंग की है। यह अपनी जो कहना चाहता है उसकी संश्लिष्टता को इसी ढंग से प्रकट करना चाहता है। चमत्कार का कोई अतिरिक्त आग्रह इस कवि के पास नहीं है। बुझी हुई मोमबत्ती में आलोक का आभास अभी बाकी है। एक जगह एक क्या कविता बात में है। पंक्ति आती है इस तरह से इनकी। तो इस तरह की बहुत सारी पंक्तियां हैं जो जो कविता का कह सकते हैं कि संलग्न पाठक है उसे ये आत्मा की सहचर जैसी पंक्तियां लगती हैं, लेकिन जो अचानक आएगा उसे लगेगा कि शायद कुछ चमक पैदा करने के लिए ये चीज निकल करके आ बिल्कुल। रही है, निकल के आ रही है। एक बहुत अच्छी कविता जब मैं कह रहा हूं तो जरूरी कविता कहना चाहिए कि वो भूख शीर्षक से एक बहुत अच्छी कविता इस क्या संग्रह में बात है। है। जिन पाठकों के हाथ ये संग्रह लगे वो देखें। मुझे बराबर लगता है कि कवि को परंपरा का बोध होना चाहिए। परंपरा की स्मृति है यतीश की कविताओं में। एक कविता है यतीश की, अ, एक मिनट, शायद 57 पृष्ठ पर है। भाषा की सच बयानी। जब वो कहते हम्म। हैं कि मजदूर की सांस वह धौंकनी है जो लोहा गलाकर घूम उड़ा दे। आप याद करें हमारे वहाँ महाकवि कह गए हैं कि मुई खाल की सांसों सार भस्म हो जाए, है ना। और वहां पर वो भी इन्हीं वंचित लोगों की बात करते हैं और उससे जोड़ते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि परंपरा में रहते हुए अपने समय की बात करने का ढंग विकसित करना, अपने समय की बात करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यतीश ने अपने इस संग्रह में यह किया है और इसके लिए उनको बधाई दी जानी चाहिए। उम्मीद के कवि हैं यतीश। बल्कि कहना चाहे तो कह सकते हैं कि उम्मीद उनके वहां प्राण वायु की तरह उपस्थित है। और मुझे बराबर लगता है कि अगर कभी में उम्मीद नहीं है, जब मिर्जा गालिब ये कह रहे थे कि कोई उम्मीदवर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती, तो दरअसल वहां बिल्कुल। भी उम्मीद है, वहां भी उम्मीद है। उम्मीद के हम्म। टूट जाने का दंश है, लेकिन एकदम निराशा नहीं है। उम्मीद, तो कवि का उम्मीद के साथ तो बहुत गहरा नाभिनाल संबंध होता है। उम्मीद ही है जो कवि को जिलाए रखती है, वरना तो इतनी निर्मम दुनिया है कि कब किसमें निराशा आ जाए, अवसाद आ जाए, कहना मुश्किल है। तो कविता इसी उम्मीद के सहारे जटिल समय में अपने पाठकों को, अपने लोगों को अवसाद से बचा लेती है, डिप्रेशन क्या से बात बचा लेती है, औषधि का काम करती है। इसी अर्थ में औषधि है। ये आज ये कोई मतलब अचानक नहीं है कि हमारे वहाँ जो आयुर्वेद में कैथारसिस है, विरेचन है, उसे हमारे काव्य शास्त्र ने ग्रहण कर लिया कि कविता विरेचन करती है। आयुर्वेद कहता है कि दवाएं जो है विरेचित कर देती हैं और मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। कविताएं भी जो मस्तिष्क का विरेचन करती हैं, दिल का, आत्मा का विरेचन करती हैं और मन मस्तिष्क को स्वस्थ बना देती हैं, अवसाद से बचा लेती हैं, समय के तनाव से बचा लेती हैं। तो ये बड़ी बात है।
जो यतीश की कविताओं में है। बेटियों के लिए बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं इन्होंने, मुझे अच्छे लगते हैं। मैं स्वयं दो बेटियों का पिता हूँ, और जो संग्रह की जानकारी से शायद यतीश भी दो बेटियों के पिता हैं, और बेटियों पर मेरा एक पूरा संग्रह है। तो जहाँ भी बेटियों पर कविताएं मुझे दिखती हैं, मैं उन्हें पढ़ता हूँ, और बहुत गहराई और गंभीरता से पढ़ता हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी बेटियों को लेकर लिखी गई कविताएं। अ, तीन चार चढ़ती बेलें भी, और सबसे प्यारी हंसी, और एक बेटी मन्नत को लेकर संबोधित कविता है। तो बहुत सारी ये जो कविताएं हैं मुझे बहुत अच्छी लगी। जो लोग इन्हें संग्रह को पढ़ें, मुझे लगता है कि उन्हें इसे पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। पिता पर पांच कविताएं हैं, और एक दौर था हिंदी में माँ पर बहुत कविताएं लिखी गई, पिताओं पर कम कविताएं लिखी गई, अब लिखी जा रही हैं। तो पिता पर पांच कविताएं हैं, और ये यतीश के लिए निजी कविताएं हो सकती हैं, लेकिन ये पाठकों की भी अपनी निजी कविताएं बन जाती हैं। इनमें पिता और पितृत्व को डिकोड करने की कोशिश है। कैसे हम्म। पितृत्व को डिकोड करें, कैसे पितृत्व को समझें, रखें। ये जद्दोजहद इस कविता, इन मतलब पांचों कविताओं को महत्वपूर्ण बनाती हैं, और रखती हैं। और एक कविता अंत में मैं पढ़ूं, जी मेरी सर। बच्ची, और उसके बाद आखिरी बात कह के मैं बंद करूंगा आज की बातचीत को। ये है 184 नंबर पृष्ठ पर कविता, मेरी बच्ची। जीवन पत्तियों की तरह है, आज हरी तो कल सूखी। बसंत में खिलखिलाई, पतझड़ में बहुत याद आई। इसीलिए मेरी बच्ची, लहलहाना जरूर। जब आंधियां चलें तुम जड़ मत हो जाना, जड़ बन जाना। रहना ऋतुओं के असर से बेअसर। बसंत और बरखा को अपने भीतर बचाए। दुनिया को जीवंत और नम बनाने के लिए मेरी बच्ची खूब खेलना। खेलने के लिए खेलना, जीतने के लिए मत खेलना। क्या बात है। पत्थर पत्थर तो डूब जाते हैं। हम्म। तुम तिनका बन तूफानों में भी तैरना। बनना डूबते का सहारा। मेरी बच्ची, चमकना तुम इतना कि अंधेरे में भी कोई आंख स्याह न रह पाए। पसर जाना रोशनी की तरह कि हाथों को थामने के लिए हाथ मिल जाएं। जीवन पथ पर बहुतायत शून्य, शक्ल बदल बदल कर मिलेंगे। तुम सीखना छिद्र शून्य से बचना, और विच्छेद शून्य को गले लगाना। मेरी बच्ची, तुम प्रकृति हो, देती हो मुझे बार बार जीवन, करती हो मेरा पुनर्नवा। क्या ये बात है। कविता मैंने पढ़ी, और अंतिम बात जो यतीश की कविताओं के लिए इस संग्रह के हवाले से मैं कहना चाहूँगा, और चिटफुट जो दो चार और कविताएं मैंने उनकी देखी हैं, उसके हवाले से कहना चाहूँगा कि एक तो इस संग्रह में कुछ याद रह जाने वाली प्रेम कविताएं भी हैं, और मैं बराबर ये देखता हूँ कि अगर किसी कवि ने प्रेम कविताएं अच्छी लिखी हैं, तो मुझे लगता है कि वो कवि है। क्योंकि वही उसकी पहचान होती है, उसकी हम्म। वैचारिकी की भी पहचान होती है, उसके मनुष्य होने की भी पहचान होती है। और अगर वो पुरुष कवि है, तो इसकी भी पहचान होती है कि वह पितृसत्ता से कितना मुक्त हुआ है, कितना साहचर्य को, जो साहचर्य का रसायन है उसे वो कितना समझता और बूझता है। तो बहुत अच्छी कुछ कविताएं हैं। और आखिरी बात कि यतीश जो हैं, वो प्रेम, परिवार, विश्वास, साहचर्य और अनवरत उम्मीद के कवि हैं। मैं क्या फिर बात दोहरा रहा हूं कि प्रेम, परिवार, विश्वास, साहचर्य और अनवरत उम्मीद के कवि हैं यतीश। उनके वहां बदलाव की या क्रांति की झूठी कविताएं नहीं हैं। जो भी है वो सच्चा बहुत सच्चा बढ़िया। दिखता है, सच्चा सच्चा दिखता है। इसलिए यतीश की कविताएं मुझे अच्छी लगीं, इस लायक लगीं कि मैं अपने मित्रों से, पाठकों से उनकी चर्चा कर सकूं। मैं पुनः यतीश कुमार को इस संग्रह के लिए, इन कविताओं के लिए बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इनसे भी अधिक प्राणवान, अर्थवान
और अपने समाज को प्रभावित करने वाली कविताएं वे लिखेंगे। बहुत बहुत बधाई। रवि जी, बहुत लगता है लिंक बहुत में। बढ़िया। गाँव पर या उनकी उनके संग्रह पर अपनी मूल्यवान बेशकीमती टिप्पणी दी है। यह टिप्पणी न सिर्फ यतीश जी का संबल बढ़ाएंगी, बल्कि जो कविता के क्षेत्र में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उम्मीद बनना चाहते हैं, उनके लिए, सभी के लिए आज का यह कार्यक्रम, आज की यह आलोचना बहुत महत्वपूर्ण रही। आपने बात की किन्नर से लेकर के किस तरह से वे हमारे समाज के बहुत अभिन्न अंग हैं, लेकिन हमने उन्हें वंचित कर दिया है। आपने कहा कि दृश्य बिंब बनाने की बात करते हैं यतीश कुमार जी और उसमें सफल हो जाते हैं। आपका कहना है कि नदी सिर्फ बदलाव की बात नहीं करते यतीश जी, नदी के निरंतर बदलते हुए क्रम पर एक श्रृंखलेवार तरीके से वे आगे बढ़ते हैं। बारीक दृष्टि से उन्होंने कवित्व का काम किया है। जिंदगी को जो वास्तविक खुरचन की आवश्यकता है, उसे प्राप्त करने का काम ये कविताएं करती हैं। दर्शन से अनुभव नहीं, बल्कि अनुभव से दर्शन की ओर ले जाने का काम। और जो आखिरी बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि उम्मीद के कवि, प्राणवायु की तरह, ऐसा यतीश जी भी सुन रहे हैं। हर किसी के लिए एक कवि का इस तरह से एक आलोचक के रूप में जब कोई जितेंद्र जी जैसा व्यक्ति बैठ करके गुणगान करे, उनकी कविताओं की प्रशंसा करे, उनकी कविताओं को अनिवार्य बताए, उनकी कविताओं के विषयों को अनिवार्य बताए, उम्मीद की जिम्मेदारी दे दे, तो मुझे लगता है कि अब बहुत सफल कार्यक्रम और एक सफल काव्य संग्रह आपके बीच में है। इसी पुस्तक से है कि इस कठिन समय में सबसे मुश्किल है चुपचाप जिंदा रहना और दबाव में सृजन करना। मुर्दे सीधा सोते हैं, आदमी नींद में भी टेढ़ा रहता है। गफलत है, चीजें सीधी बेहतर हैं या टेढ़ी। जिस तरह से हम और आप आज विसंगतियों में जी रहे हैं, अलग अलग प्रकार की भय, निराशा, तनाव और पता नहीं किन किन प्रकार की अवसाद ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, वहां पर ये कविताएं जो आपको अंदर से खुरचने को, आपको अंदर से झंझोड़ देने का काम करती हैं। सर, आपने अपना कीमती समय निकाल करके इस बेशकीमती काव्य संग्रह पर अपनी अनमोल टिप्पणियां दी, यतीश जी का संबल बढ़ाया। जो इसे सुन रहे हैं और जो भविष्य में काव्य रचना करेंगे, उनका संबल बढ़ा करके उन्हें एक दिशा दिखाई है। मैं द न्यू भारत और हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ में यतीश जी का बहुत शुक्रिया कि एक बेशकीमती, एक अनिवार्य काव्य संग्रह आपके माध्यम से समाज को मिला। और जो भी अभी सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, वे सभी इसे पढ़ें और पढ़ करके यतीश जी के इस संग्रह पर अपनी टिप्पणियों से यतीश जी तक या इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। हर किसी को खुशी होगी। इसी वाक्य के साथ आज के इस कार्यक्रम को सर यहीं रोकते हैं। एक बार फिर से सभी का शुक्रिया अदा करते हुए फिर मिलेंगे जितेंद्र जी के साथ, फिर किसी अनिवार्य पुस्तक के साथ में, अनिवार्य समीक्षा के साथ में। तब तक के लिए विराम ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।